और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लोगों को जो हम लोगों का आइडियोलॉजी है उसी के हिसाब से पार्टी का जो काम है उसी को किस तरह से हम हर एक घर तक पहुंचा सके। हमारा जो भी मकासद है। मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल, अगर आप करंटली अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में देखें और आप देखें कितनी पार्टीज़ हैं जो मुस्लिम्स को एज अ कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं। अभी हम बिहार की बात करें और जो पार्टी सबका साथ सबका विकास के झूठ के नारे के साथ जो आई, वो कितने कैंडिडेट मुस्लिम जो हैं वो खड़े किए हैं? आप देखिए, ज़ीरो। कहीं ना कहीं आपको बाबरी मस्जिद की कहानी शुरू होती है और पैरेलली स्टार्ट हो जाती है इनडायरेक्ट वे में, और धीरे 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 करके एक कैसे शिक्षा व्यवस्था में घुसते जाते हैं। और जो कुछ इस भारत में यूनिवर्सिटियां बची हैं वहाँ भी देखेंगे कि वहाँ भी अब धीरे धीरे जेएनयू और डीयू को भी करना शुरू किए हैं। बिहार आते हैं तो हम लोग को पता है, हम लोग दिल्ली से बिहार से दिल्ली किस स्थिति में जाते हैं हम लोग को पता है, यहाँ के युवाओं को पता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, महिलाओं को और ख़ास तौर से जो नौजवान एक्टिविस्ट है उनको मौका देना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन के प्रोसेस चल रहे हैं। पहले फेज़ का नॉमिनेशन हो चुका है, सेकंड फेज़ का कल मुकम्मल होना है। बिहार के अंदर जो सरगर्मियां आपके सामने है, कन्फ्यूज़न है आवाम के बीच में, दोनों गठबंधनों के अंदर तनातनी चल रही है। और इस बीच में जो बिहार के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गायब नज़र आ रहे हैं, मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। इस वक्त जो बिहार का जनरेशन जेड है, जो यूथ तबका है, वो भी अपने मुद्दों को लेकर के बात करते हुए दिखता है, मगर मिनिस्ट्री में इस पर बात नहीं हो पा रही है। हमारे साथ इस वक्त कुछ नौजवान मौजूद हैं जो कि CPI-ML के स्टूडेंट विंग आयसा से ताल्लुक़ रखते हैं। और आयसा जैसी छात्र संगठनों की ये कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स और यूथ्स के जो मुद्दे हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो रोज़गार से जुड़े हुए हैं, वो डिस्कशन में आगे आवे, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के डिस्कशन का हिस्सा बने और उस पर पॉलिसीज़ बनाने के ऊपर काम हो। हम इन सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, स्टूडेंट और यूथ्स के इशूज़ को लेकर के भी, और साथ ही साथ भाकपा माले को लेकर के, क्योंकि ये लोग कैंपेन करने बिहार में आए तो क्या तैयारी है, किस तरह से ये लोग पार्टी को सपोर्ट करेंगे बतौर स्टूडेंट के, बतौर स्टूडेंट एक्टिविस्ट के, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शम्स तबरेज़ साहब हमारे साथ मौजूद है, आयसा के दिल्ली के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, दरभंगा से ताल्लुक़ है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। शम्स साहब, अभी दिल्ली से आप सिर्फ बिहार चुनाव के मकसद से आपका आना हुआ है? जी, बिहार के चुनाव के लिए हम लोग आए हैं यहाँ से। आज ही सुबह में हम लोग पहुँचे हैं और उम्मीद है कि इस बार बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है। खबर मिली है कि दिल्ली के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से, जामिया से, JNU, DU, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, तमाम जगहों से बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो लेफ़्ट ग्रुप्स के हैं, लेफ़्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, खासकर आयसा के स्टूडेंट्स हैं, वो बिहार पहुंचे हैं। जो बिहार के रहने वाले स्टूडेंट्स वहाँ पर आयसा वगैरह में एक्टिव हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। क्या पार्टी की तरफ से आप लोग को बुलाया गया था या खुद से आए, और क्या तैयारी है, किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे पार्टी को जा करके, उसके लिए कोई प्लान है आपके पास? देखिए, हम लोग का जो है एक समझिए डे बाय डे करके जो है हमारे जो भी आयसा के लीडर्स हैं दिल्ली के वो आएंगे। अभी कुछ लोग आज पहुंचे हैं, फिर 4-5 दिन में फिर कुछ और लोग DU से आएंगे, फिर जो है और जो है जामिया से भी कुछ छात्र आते रहेंगे लगातार जो है, और JNU से भी कुछ छात्र आएंगे। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लोगों को जो हम लोगों का आइडियोलॉजी है उसी के हिसाब से पार्टी का जो काम है उसी को किस तरह से हम हर एक घर तक पहुँचा सके। हमारा जो भी मकासद है, जैसे हमारा माले का जो है सरकार क्यों बने, ये सारी चीज़ों को ज़मीन तक पहुंचाने का काम करने के लिए हम लोग को यहाँ भेजा गया है। कि जो भी महागठबंधन का जो है आप वादा हो रहा है या उसका जो है मैनिफेस्टो जारी होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ज़मीन तक हम कितने घरों तक पहुंचा देते हैं, डोर टू डोर तक हमारा काम रहेगा। जितने भी नौजवान छात्र आए हैं दिल्ली से, सब लोग वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे हम लोग। आपका क्या नाम हुआ? देवांश। देवांश, अभी इन्होंने से कहा कि जो भाकपा माले और महागठबंधन का एजेंडा है उसको हम काम करेंगे गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, घर-घर तक पहुंचाने के लिए। आप लोग चूँकि स्टूडेंट एक्टिविज़म से जुड़े हुए हैं तो आइडियोलॉजीज़ को, एजेंडाज़ को आप बेहतर समझते हैं। क्या एजेंडा है 25 के विधानसभा चुनाव का भाकपा माले का और इंडिया अलायंस का? देखिए, बिहार के एवज से सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेरोज़गारी है बिहार में वो रिकॉर्ड तोड़ है। सरकार का जो 15 साल से 10-15 साल से जो उनका जो रवैया है तमाम मुद्दों को लेकर, बीट इन्फ्लेशन, महंगाई को लेकर हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, जो नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें धांधली को लेकर हो, ये जो मुद्दे हैं ये यूथ सेंट्रिक सीरियस मुद्दे हैं।
एंड क्योंकि जो करंट पार्टी है उन्हें इन चीज़ों को समय दिया गया था, कुछ सरकारों में चुन के आए हैं, इसके बावजूद अगर वो सॉर्ट नहीं हुई हैं तो ये इम्पॉर्टेंट मतलब फैक्टर है इस इलेक्शन के। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यही रहने वाला है। क्या आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जहाँ पर जात के ऊपर बात होती है, जहाँ पर धर्म के ऊपर बात होती है, जहाँ पे राष्ट्रवाद का एक ख़ास नज़रिया पेश करके उसको डिस्कशन में लाया जाता है, नफ़रत की राजनीति होती है, वैसे में ये जो कोर इश्यूज़ है स्टूडेंट्स और यूथ्स के, जो ये सोसाइटी के कोर इश्यूज़ है जो आप बता रहे हैं, जो बेरोज़गारी का अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, या जो आपने कहा कि पेपर लीक्स के इशूज़ के ऊपर आपने इशारा किया, ये सारी चीज़ें जो है ये डिस्कशन में आ पाएगी? देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन्हीं इश्यूज़ को एम्फसाइज करना और हमारा रोल इनमें। जैसे कि साथी ने बात करी डोर टू डोर कैंपेनिंग, ये बात जानते हुए कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो धर्म या फिर जाति इस पर काफ़ी ज़्यादा बिहार में सेंट्रिक है, इसीलिए डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हम और मुद्दे जो हैं वो उनसे लोग जो डाइवर्ट ना हो। जो मुद्दे हैं जो उनकी ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं, उनके दिल और उनकी उनके एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए हैं, एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट उनको जो चीज़ें करती हैं, इसीलिए डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि हम डायरेक्ट जाकर जो लोग हैं उनसे बात कर सकें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप, सभी जो तमाम एज ग्रुप है उनसे बात हो और उनके जो और मुद्दे हैं वो हम जानें और अपने मैनिफेस्टो में ऐड करें, उस चीज़ को समझ कर। आपका क्या नाम हुआ? नीतीश, आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी से दिल्ली से आए, पटना की धरती पे आप बैठे हुए, यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी मौजूद है जो बिहार की सबसे अहम यूनिवर्सिटी है कहीं ना कहीं। आखिर क्या कारण है कि बिहार के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए दिल्ली, हैदराबाद, उसी तरीके से मुंबई और दीगर जगहों पे जाना पड़ रहा है, बेंगलोर जाना पड़ रहा है? इसका क्या रीज़न आपको नज़र आता है? इसका कारण देखेंगे, आपको कारण तो बहुत सीधा सीधा दिखता है कि शिक्षा व्यवस्था का चरमर, बट एक कारण थोड़ा और कॉम्प्लिकेट अगर करें तो ये बस शिक्षा व्यवस्था नहीं है, एक पूरी कहानी सामाजिक न्याय की भी है। आप विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में अगर आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन की तरफ, या खास करके पटना विश्वविद्यालय एक समय पे सोशल साइंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता था, है ना। वो सोशल साइंस का शिक्षाकरण मतलब शिक्षा लेने वाले आप उस समाज के मतलब मैक्सिमम लोग वही होते थे जो एक सामाजिक न्याय की बात करते थे, जिनकी एक सोशल साइंस का ही मतलब है कि आप एक सामाजिक साइंस जिसमें आपका जो लैब है एक तरीके से उस समाज है, और आप सामाजिक न्याय का बात मतलब उनके अंदर एक ना एक चेतना होती थी कि समाज के प्रति, और वही लोग आप देखिए मतलब एक समय पे पटना विश्वविद्यालय बहुत एक वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन माना जाता था। उसका कैसे समय के अनुसार से, ये समय कब से शुरू होता है आप देखेंगे, 90 वाला जो दौर चलता है, कहीं ना कहीं आपको बाबरी मस्जिद की कहानी शुरू होती है और पैरेलली स्टार्ट हो जाती है इनडायरेक्ट वे में, और धीरे 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 करके एक कैसे शिक्षा व्यवस्था में घुसते जाते हैं, और जो कुछ इस भारत में यूनिवर्सिटियां बची हैं वहाँ भी देखेंगे कि वहाँ भी अब धीरे धीरे जेएनयू और डीयू को भी करना शुरू किए हैं। हम अगर अभी बिहार छोड़ के हम दिल्ली जा रहे हैं तो ये कोई समय बहुत दूर नहीं है कि हमको दिल्ली भी छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत ही समझने की बात है, और इस चुनाव में युवाओं को ये बात खास करके समझ में आया है। आप दिल्ली जैसे शहर में जाते हैं, उतना महंगा रहना, खाना पीना, और बिहार की एक अपनी राजनीति है, अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई चली है, तो ये बहुत ही इस चुनाव में बहुत ज़रूरी अहम सवाल है। नीतीश, आपने समाजवाद की बात किया है, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है एजुकेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशनल प्रतिनिधित्व के ऊपर भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का असर पड़ता है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हम तो मतलब ये शुरुआत से हमारी लड़ाई, अगर हम कास्ट बेस्ड सेंसस जो बिहार में सर्वे हुआ, सेंसस तो नहीं सर्वे कहेंगे उसको, हम देखते हैं तो दलित, मुस्लिम और अति पिछड़े जो ईबीसी हैं ये एजुकेशनली और इकोनॉमिकली ज़्यादा बैकवर्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन रहा है। एक तो ओबीसी में भी सारे लोग का नहीं हो पाया, सवर्ण समाज का रिप्रेजेंटेशन रहा, लेकिन ये तीनों पॉलिटिकली जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर रहे, तो इसका असर इनके आर्थिक और शैक्षणिक चीज़ों पर भी पड़ा है। तो आपको लगता है पॉलिटिक्स से इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है कि आप देखेंगे कि आप
मतलब एजुकेशनल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आप शिक्षा व्यवस्था में कौन जा पा रहे हैं आगे। जो लोग जा पा रहे हैं आगे, एक खास सेक्शन के लोग जा रहे हैं, और पूरा एकदम उनकी नीति भी, उनकी सोच ही, पूरी की पूरी व्यवस्था भी उसी प्रकार से होती है। और आप एक कम्युनिटी की आपने बात भूल गई शायद, उसमें एक मुसलमान कम्युनिटी की बात, जैसे हम जब मास्टर्स का एक जीआरपी कर रहे थे तो उसमें पासमानदा मुस्लिम्स के ऊपर हमने किया था। तो मतलब आप देखेंगे कि मुसलमानों की रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आप मुझे वो डेटा एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है किसका है, पर उसमें ये बताया गया था कि मुसलमानों का मतलब दलितों से भी बुरी स्थिति है। हाँ, सल्चर कमेटी का रिपोर्ट, और इधर भी जो आया था उसमें भी ये देखने को मिला था। और उसमें कहीं ना कहीं एक खास तबके के लोग हैं, उन्हीं की हर एक जगह भागीदारी देखने को मिल रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी लीडरशिप के अंदर, उनके टिकट बंटवारों के अंदर या दीगर चीज़ों के अंदर, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के अंदर SC STs, EBCs या मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम पसमानदा कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी होनी चाहिए, इसमें क्या कमी आपको नज़र आती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो पासमानदा मुस्लिम्स पे एम्फसाइज करने से पहले मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल से शुरुआत करूँगा। मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल, अगर आप करंटली अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में देखें और आप देखें कितनी पार्टीज़ हैं जो मुस्लिम्स को एज अ कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं। अभी हम बिहार की बात करें, और जो पार्टी सबका साथ सबका विकास के झूठ के नारे के साथ जो आई, वो कितने कैंडिडेट मुस्लिम जो हैं वो खड़े किए हैं? अब देखिए, ज़ीरो। अमंग मुस्लिम्स, बीट सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज़, जिसमें पासमानदा मुस्लिम की उन्होंने बात करी कम्युनिटी की, उनको बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि एक वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे कि उनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो। एंड मैं तो इस चीज़ पे भी एम्फसाइज करूँगा कि उनका पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, नॉट जस्ट उनका, पर मुस्लिम्स एज अ होल इंडिया में इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पर, ऐसे क्रूशल टाइम पर, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो सेंटर है, जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो किस ढंग से, किस एटीट्यूड के साथ, और जैसे कि साथी ने कहा 90 के दशक के बाद से, 90 के बाद से ही जो हम देख रहे हैं कि एक कहर ढाया हुआ, जो नॉर्मलाइज किया हुआ है असॉल्ट मुस्लिम्स के ऊपर, ऐसे टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज़ कि इंडिया गठबंधन जो है वो एक साथ आएँ, सभी पार्टीज़ एक साथ आएँ और ये इंश्योर करें कि इंडियन माइनॉरिटीज़ जो है उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो अप्रोप्रिएट ढंग से हो। तो सबसे जब नुमाइंदगी की बात होती है तो उसमें कास्ट और कम्युनिटीज़ के साथ साथ अगर देखा जाए, यूथ्स की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो यूथ्स बिहार की आबादी है, 60% आबादी जो है वो यूथ्स की है। उसी तरीके से वीमेंस का रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि यूथ्स और वीमेंस के इशूज़ को टैकल जिस तरीके से ये कर सकते हैं या समझ सकते हैं, शायद और लोग ना समझ सकें। लेकिन हम बिहार की पॉलिटिक्स में देखना अगर चाहें तो वीमेंस रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो लगातार घटती रही है। 34 हुआ करता था 2010 में, उसका जो है 28 हुआ, फिर पिछले चुनाव में 20 में सिर्फ 26 महिलाएं विधानसभा पहुंच सकी। यूथ जो है पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सक्सेस बहुत कम नज़र आते हैं। आपको कहाँ पे कमी नज़र आ रही है? क्या पॉलिटिकल पार्टियाँ भी यूथ्स के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, उनको नुमाइंदगी नहीं दे पा रही है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हैं। आज अपने पार्टी की बात कर ले तो हमारे जो भी कैंडिडेट है वो यूथ में ही ज़्यादा है। और आज का दौर क्या हो गया है ना कि यूथ को आगे बढ़कर आना होगा। अगर यूथ ही नहीं आएंगे, हम लोग के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो फिर उनको कैसे मानिए उनकी हिस्सेदारी होगी। ये चीज़ को समझना होगा। मैं सिर्फ भाकपा माले की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार की पॉलिटिक्स में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या ओवरऑल जो चुनावी समीकरण हम देखते हैं, उसमें कैंडिडेट्स को देखते हैं, तो यूथ्स की नुमाइंदगी उसमें बहुत कम नज़र आती है। महिलाओं की नुमाइंदगी भी कम नज़र आती है। संगठनों में महिलाएं दिख रही हैं, लेकिन जब टिकट का मामला आता है, जब विधानसभा में हम उनकी तादाद ढूंढते हैं तो कम नज़र आते हैं, यूथ भी कम नज़र आते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे पार्टी में भी हमारी MLC भी हैं, महिला साथी हैं, और इस बार जो है आपको दीघा विधानसभा से दिया गया है सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर को। उसके बाद लगातार हमारी कोशिश रही है कि हमेशा बढ़ाने ही की कोशिश रहती है, लेकिन गठबंधन में क्या होता है कि कभी कभी लोचा फंस जाता है। इन द सेंस इसलिए फंस जाता है कि अब
बड़ा एक संगठन, अलग अलग संगठन के एक साथ आते हैं। एक छोटा ऐसा घर में देखते होंगे जहाँ पे 5-6 लोग होते हैं, वहाँ पे थोड़ा उठापटक होने लगता है। तो ये एक समझिए 6-7 संगठन जब एक पैनल पे आ रही है तो ऑटोमेटिकली है थोड़ा सा जो है आदमी को इधर उधर आदमी का थोड़ा दिमाग डाइवर्ट होता है। लोग भटकाने की भी, अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको भटकाने की भी कोशिश करती है कि किस तरह से जो है हवा बना देती है। लेकिन बात रही रिप्रेजेंटेशन की, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा हमेशा कोशिश रहा है कि जब से हम लोग, चाहे वो आप आयशा की राजनीति कर रहे हैं, उसमें भी हमारा जो है हमेशा आप दिल्ली के अंदर देखते होंगे कि कंटिन्यू हमारी महिला साथी जो है हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष करती है, और बिहार के अंदर भी कर रही हैं। तो बिहार के अंदर और ये चीज़ें हैं कि जितनी भी महिला साथी लोग हैं उनको, और जो छात्राएं हैं उनको खुलकर आना होगा, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना होगा। आप क्योंकि अब हर जगह बिना लड़ाई अब कोई नहीं दे रहा है चीज़ें। आप बिहार के अंदर ही देख लिए, छात्र को जो है उसको लड़ाई, या फिर बीपीएससी वाला बहाली हुआ उसमें लाठी चार्ज कर दिया गया, सोचिए, तब जा कर के जो है उनका बहाली निकला। तो उसी तरह जो है हम लोगों को जो है अपने महिला साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है उनको हौसला बढ़ाना चाहिए, और जो है एक लय में उनको साथ लेके चलना है, तभी जाके जो है रिप्रेजेंटेशन हमारा बढ़ेगा, उसमें हमारे महिला साथियों का भी। हमारे साथ इजहार साहब हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे हैं, आज़ाद नेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन अंसा के वहाँ पर जिम्मेदार रहे हैं, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आइडियोलॉजी पे बनी हुई पार्टीज़ में से एक पार्टी है। इजहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। इजहार साहब, बिहार की पॉलिटिक्स में जैसे अभी हमने शम्स साहब से भी डिस्कस किया, यूथ्स और महिलाओं की जो नुमाइंदगी की कमी है, या एज अ यूथ अगर आप देख रहे हैं तो यूथ की जो नुमाइंदगी की कमी है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसमें पॉलिटिकल पार्टियों की कितनी जिम्मेदारी है और यूथ्स को इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम बिहार के पॉलिटिक्स की बात करें तो बिहार का पॉलिटिक्स जो है बहुत अहम हो जाता है, यूथ के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जो हिंदुस्तान में जो सियासत है यहाँ से पलटी जा सकती है। तो बिहार इस वक्त, जो बिहार के अंदर ख़ास तौर से महिलाओं की बात की जाए तो ज़रूरी है जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, महिलाओं को और ख़ास तौर से जो नौजवान एक्टिविस्ट है उनको मौका देना चाहिए। लाइक अगर हम बात करें, अभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें से एक नाम हम ले लेते हैं तो पता, मशकूर उस्मानी को हम लोग जानते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने फाइट किया, बिल्कुल यंग है, नौजवान है, लेकिन इस बार क्या हुआ, पार्टी उसके साथ क्या कर रही है। तो अलग अलग चीज़ें, हमें ज़रूरी है कि रहनुमाई के लिए जो नौजवान है, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, हमें उनको मौका देना चाहिए। जब तक हम उनको मौका नहीं देंगे तो वो जो हमारे बिहार का जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी नौजवान सियासत में आएंगे तो उनकी अपनी एक अलग सोच होती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, वो चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हैं। जब वो देखेंगे और जब नए नौजवान आएंगे तभी जो है देश का विकास जो है मुमकिन है, वरना अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि देश का विकास हो। जी कॉमरेड, अभी आप लोग चूँकि आयशा तरफ रखते हैं, बिहार में भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है और अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आपको लगता है कि जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको चाहिए कि जो बेरोज़गारी का मसला है, शिक्षा के जो चैलेंजेस है बिहार के अंदर, जो बिहार की यूनिवर्सिटियों के हालात हैं, पटना यूनिवर्सिटी समेत सभी यूनिवर्सिटियों के, इसको लेकर के, और चूँकि स्टूडेंट एक्टिविज़म जब वो टैकल करता है देश के बाकी इशूज़ को, जनरल इशूज़ को भी, तो अभी आपने जो माइनॉरिटी के चैलेंजेस की बात किया, SC ST BCs के चैलेंजेस की बात किया और दीगर चीज़ों को, क्या आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्टेप लेना चाहिए कि किस तरीके से ये तमाम इशूज़ पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बने इस चुनाव के अंदर, और जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा इन चीज़ों को बनाए? इसके लिए क्या आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, इनिशिएटिव आप लोग भी कुछ लेने की कोशिश करेंगे इस पर? देखिए, अगर पहले तो मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा, स्टूडेंट एक्टिविज़म बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है शुरू से ही। नॉट जस्ट आयशा की बदौलत, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं और वोकल हैं कैंपस के अंदर, सभी कैंपस ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उन्होंने मेक श्योर किया है कि वो इस चीज़ पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो एक भी स्टूडेंट जो कैंपस के अंदर आ रहा है वो पॉलिटिक्स और अपने जो अराउंड इन्वायरमेंट है उसको ठीक से समझे। अगर अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं और मेरे जहन में क्या कहते हैं, शर्जील इमाम, जिन्होंने अभी क्या कहते हैं जेल में रहकर अपनी उम्मीदवारी दावेदारी पेश करी और रिजेक्ट कर दिए गए, उनकी बेल जो है वो डिनाई कर दी गई, उससे शुरू करूँगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे टाइम पर स्टूडेंट एक्टिविज़म जो वोकल हैं ऐसे एन मौके पर। 5 साल से जब हम बात करते हैं कि शर्जील इमाम एंड उमर खालिद,
धन्यवाद आपका। उमर खालिद 5 साल से अगर उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पर कि स्टूडेंट जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आयसा से CPI-ML में आने वाले अगर आप चुनिंदा लोगों के नाम बताऊं तो इस बार क्या कहते हैं JNSU प्रेसिडेंट, एक्स JNSU प्रेसिडेंट धनंजय जो हैं वो इस बार अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं। इससे पहले संदीप सौरभ जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो दिव्या गौतम जो हैं वो कर रही हैं। तो मतलब माले ने ये क्या कहते हैं एक तरीके से हमेशा से एम्फेसाइज करा है। आपने मैनिफेस्टो की बात करी, बट मैं कहूँगा थ्रू देयर एक्शंस इन्होंने इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया है। एंड आई थिंक नेशनल लेवल पर भी और पार्टीज़ ने भी ये चीज़ नोटिस की है मैंने, कि बी इट रौनक खत्री या फिर और NSUI और जो तमाम SFI, सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने इस चीज़ पे बहुत एम्फेसाइज किया है कि आगे चलकर एक्टिवली उनको मोबिलाइज करके पॉलिटिक्स में लाया जाए और एक मूवमेंट बनाया जाए। और यही जो रीज़न है, यही डर पैदा करता है सरकार के मन में, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं उनको जेल में डाला जाता है। तो मैं कोरिलेशन आपको बता रहा हूँ कि क्या रीज़न है कि जो एक्टिव जिन्होंने मूवमेंट लेड किया है इंडिया में, CA-NRC की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें क्यों जेल में डाल दिया जाता है? क्योंकि सरकार जो वो डरती है कि आगे चलकर जब यही एक्टिविस्ट जब अपनी दावेदारी पेश करेंगे लोगों में तो उनके लिए थ्रेट बनेंगे। और सबसे घिनौना रूप जो है इस चीज़ को काउंटर करने के लिए उनका, तो वो यही है कि जेल में डाल देना और एक भी हियरिंग तक ना होना, एक भी ट्रायल तक ना होना, आज़ाद देश कहकर। और मतलब ये जो न्यायपालिका जो कर रही है, आई थिंक टोटली अनजस्टिस। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के बिहार से रखने वाले नीतीश कुमार, क्या पैगाम देना चाहेंगे बिहार के जनता को नीतीश कुमार की मौजूदा सत्ता को लेकर के? सबसे पहले ये एक एक्सीडेंटल कहिए या जो कहिए, इसमें मेरा कोई निर्णय नहीं था कि मेरा नाम नीतीश हो। बट नीतीश की सरकार से सबसे पहले स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते पहला तो यही कहना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, ख़ास करके आप देखेंगे कि कैसे कितना कम्युनल हेट्रेट्स बढ़ा है इन तमाम 2014 के बाद, और आप उसी फासिस्ट फोर्सेस के साथ जा रहे हैं। आप अपने आप को एक समाजवाद का उदाहरण देते हैं। आप किस तरीके का समाजवाद का उदाहरण देते हैं? ये तो अपने आप में एक उनको खुद से एक बार सवाल करने की ज़रूरत है ना? उसके साथ साथ उस सरकार में आप देखे होंगे कि बीजेपी के बाद इंडिया अलायंस जाने के बाद खास करके युवाओं को लेके जो नौकरियां को देखा होगा आपने कि कैसे एकदम शिक्षकों की भारी बहाली होती है बिहार में, और उसके जस्ट इंडिया अलायंस ख़त्म होने के बाद आप एक देखते होंगे कि हर एक 4 या 5 साल पे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी आती थी, जो इस साल नहीं आई है। बताइए ये कहाँ से युवा का न्याय है? आप शिक्षा में एक हायर एजुकेशन की बात करते हैं। हायर एजुकेशन मतलब लोग PhD करेगा, तमाम चीज़ें करेगा, हाँ, और वहाँ पे आप सीधा वैकेंसी ही बंद कर दे रहे हैं। आप हर एक जगह उठा के देख लीजिए, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है, पलायन बढ़ता जा रहा है। हम लोग दिल्ली से किस स्थिति में बिहार आते हैं हम लोग को पता है। हम लोग बिहार से दिल्ली किस स्थिति में जाते हैं हम लोग को पता है, यहाँ के युवाओं को पता है। आप उसके बाद यहाँ तक ही नहीं, आप दिल्ली जाने के बाद भी जो महंगाई जो 2014 के बाद मोदी सरकार आने के बाद जो एकदम महंगाई और शिक्षा पे खास करके जो अटैक हुआ है ना, उसके बाद मतलब बिहार से ही सबसे ज़्यादा, मतलब बिहार से लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ हैं नहीं, बाहर जाके पढ़ते हैं, तो युवाओं के ऊपर तो सीधा का सीधा अटैक हो रहा है यहाँ पे कि बाहर यहाँ से जाने के दौरान भी उनके ऊपर अटैक, और वहाँ जाने के बाद भी अटैक कि आप महंगाई का अटैक देंगे, आप PhD का तमाम कुछ दिन पहले मुसलमानों का एक फेलोशिप होता था माना, उसको बंद कर दिया गया है। यह तमाम बहुत SC कुछ फेलोशिप होते थे, उनको भी बंद किया गया है ना। तो आप शिक्षा पे तो मतलब युवाओं को लेके तो नीतीश सरकार टोटली फेल्यूअर है, टोटली कह सकते हैं। आप महिलाओं को बात अगर रखें इसमें, तो महिलाओं का भी आप उसी तरीके से देखेंगे कि आपका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। मतलब आपने इस तरीके से अभी
महिलाओं को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की सरकार में पुलिस में उनको रिजर्वेशन दिया गया है, सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन दिया गया है, जगह जगह रिजर्वेशन देने, पंचायती राज में रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, ये नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन इस तरफ एक और चैलेंज जो देखने को मिल रहा है, जो माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम है बिहार के अंदर, जिसको आपकी पार्टी भी बहुत ज़्यादा उठा रही है, कांग्रेस ने भी उस पर बात किया है, वो एक इशू ऐसा है जिस पर शायद सरकार बात करती हुई नज़र नहीं आती है, एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन नुमाइंदगी तो दिया है उन्होंने। उनका उसी में आप देखिए ना किस तरीके से दो बदली का उनका एक चल रहा है सिस्टम। आप ये 10,000 रुपया बोला जा रहा है कि 10,000 रुपया आया है। आपको पहले जिनके पास 10,000 रुपया गया है उनकी इतिहास या उनसे बात करके सरकार देखे उनकी स्थिति क्या है। और जिनके पास 10,000 रुपया गया है वो तमाम लोग माइक्रो फाइनेंस से लोन ले चुके हैं, और वो लोन आपको बता दूं कि इतने हायर अमाउंट्स थे कि 10,000 रुपया उनके लिए ना के बराबर है, एकदम ना के बराबर। और आप किसको दे रहे हैं? माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कोई बिहार गवर्नमेंट या बिहार के लोगों की बनाई हुई कोई कंपनियां तो नहीं है ना, वो कंपनियां अडानी अंबानी की है ना। आप 10,000 रुपया दे के इतना प्रचार कर रहे हैं कि हमने इतना महिलाओं को दे दिया, और दूसरे साइड अडानी अंबानी को आप 1 रुपया में कितना 100 एकड़ ज़मीन देते थे। वो बोलिए जनता के सामने, अगर हिम्मत है इतना ही तो आप बोलिए जनता के सामने कि हमने 1 रुपया में दे दिया, तो वो बात तो नहीं बोलेंगे। और ये बोलेंगे कि महिलाओं को इतना दे दिया, 10,000 रुपया दे। क्या आपकी दोहरी नीति है? आप सीधी बात कीजिए। बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल बदलेगा इस बार सरकार। और इस बार पूरा युवा, महिला, किसान, मजदूर, तमाम लोग, वो जगह से आने वाले लोग, तमाम लोग ये ठान लिए हैं इस बार सरकार बिल्कुल बदलेगी और एक इंसाफ की सरकार बनेगी इस बार। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आयशा से जुड़े हुए और अंसा से जुड़े हुए कई साथी मौजूद थे जो दिल्ली से आए हुए हैं। इन तमाम ने जो यूथ के स्कोर इशूज़ हैं बिहार में, जो अल्पसंख्यक समाज के, दलितों के, ईबीसीज़ के जो इशूज़ हैं, बिहार के जो कोर इशूज़ हैं, उस पर इन्होंने चर्चा किया। और इनकी ये कोशिश है कि बिहार के अभी जो मौजूदा पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इसके अंदर मेन स्ट्रीम में जो कोर इशूज़ हैं इन तमाम तरह के, वो डिस्कशन में आवे। ये तमाम लोग अलग अलग विधानसभाओं में, जो माले का जुड़ा हुआ विधानसभा है जहाँ उनके प्रत्याशी वहाँ जाए काम करेंगे। ऐसे दौर में जबकि प्रोफेशनल काम का जो है कल्चर पैदा हो गया, हर पार्टी प्रोफेशनल टीम हायर कर रही है, वैसे में भाकपा माले के जो कैंडिडेट्स हैं या भाकपा माले पार्टी है, उनकी ये खूबसूरती है कि वो प्रोफेशनल टीम हायर नहीं कर रहे हैं, कंपनीज हायर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो उनके स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों के, वो आकर टीम बना के अलग अलग प्रत्याशियों के यहाँ जाकर के काम कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो कैपिटलिस्ट के जो कल्चर है, कारपोरेट कल्चर है, उसका काउंटर कहीं ना कहीं ये चीज़ है। देखते हैं ये लोग किस तरह इम्पैक्ट डाल पाते हैं। कैमरा पर्सन महताब आलम के साथ मैं मोहम्मद सैफुर रहमान।